जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर और कास्ट टोपोग्राफी को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्राउंड वाटर होता क्या है, भूमिगत जल आखिर होता क्या है। जमीन के नीचे, इस सरफेस के नीचे जो भी पानी है उसको हम भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। ग्राउंड वाटर आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे परकोलेट होता है ग्रेविटी की वजह से और वो नीचे चला जाता है, और तब तक के नीचे चला जाता है जब तक कि इम्परवियस और इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशंस ना आए। अब पानी जो यहाँ से बारिश का जो पानी यहाँ जमा हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर आता है, और ये जो ऊपर आता है तो यहाँ तक की जो रॉक फॉर्मेशंस हैं उसमें सारे के सारे जो पोर स्पेसेस हैं, फ्रैक्चर्स हैं, जॉइंट्स हैं, उसमें पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। इस वाटर टेबल के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से कुछ पानी जो रहता है कुछ सेंटीमीटर या मीटर क्या रहता है ऊपर चला जाता है, जिसको हम कैपिलरी जोन बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो पानी जो रहता है वो रॉक फॉर्मेशंस में जितने पोर स्पेसेस रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, फ्रैक्चर्स रहते हैं, क्रैक्स रहते हैं, फॉल्ट रहते हैं, वहां पानी भी रहता है और हवा भी रहती है। इसको हम जोन ऑफ एरेशन बोलते हैं। और सबसे ऊपर का जो भाग जो रहता है उसको हम सॉइल वाटर जोन बोलते हैं, जहां पेड़ पौधे उगते हैं और उनकी रूट्स रहती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो जमीन के नीचे जो पानी जो रहता है उसको हम विडोज वाटर और ग्राउंड वाटर दो भाग में अपन पहले डिवाइड करते हैं। एक जो भाग जो रहता है जिसमें वाटर टेबल एक लेयर है, एक पूरा का पूरा एक सरफेस है वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, जिसके नीचे जितने भी पोर स्पेसेस रहते हैं, पोर स्पेसेस का हमको ये बात समझनी होगी कि जमीन के अंदर जो पानी जो रहता है ऐसा नहीं कि वहां कोई कुंड या तालाब है, बल्कि जितनी भी रॉक फॉर्मेशन रहती हैं उनमें दो तरह की चीजें रहती हैं। एक उनकी बहुत सारे ग्रेन से मिलकर बनी रहती हैं, तो इन ग्रेन्स के बीच जो स्पेस रहता है उनको हम बोलते हैं इंटरग्रेनुलर स्पेस। उसको हम बोलते हैं इंटर ग्रेनुलर स्पेसेस बोलते हैं। या तो इन इंटरग्रेनुलर स्पेसेस में पानी से भरा हुआ रहता है, या यहाँ कोई ज्वाइंट है या फ्रैक्चर है या क्रैक है या फॉल्ट है, तो ये सब में क्या रहता है, ये सारे के सारे स्पेसेस रहते हैं जिसमें कि पानी भरा रहता है। तो वाटर टेबल के नीचे और इम्परवियस रॉक के ऊपर का भाग कंप्लीटली सैचुरेटेड रहता है। सारे के सारे उसके जो पोर स्पेसेस रहते हैं वो ऑक्युपाइड रहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा पानी रहता है। उसके ऊपर का भाग हो गया कैपिलरी जोन का भाग हो गया, और उसके ऊपर का भाग हो गया जोन ऑफ एरेशन, जिसमें हवा भी और पानी भी है, और वो क्या कहते हैं, सॉइल वाटर जोन। अब पानी जो रहता है, ग्राउंड वाटर जो रहता है, वो आखिर जो ग्राउंड वाटर आता है क्या उसमें पानी कहाँ से आता है। तो पानी जो रहता है ग्राउंड वाटर में पहला जो आता है वो मीटियोरिक वाटर आता है। मीटियोरिक वाटर का मतलब ये रहता है कि बारिश का जो पानी जो रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका इनफिल्ट्रेशन होता है और वो धीरे धीरे जमा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोरिक वाटर बोलते हैं। जो बारिश का पानी रहता है उसमें तीन तरह की चीजें होती हैं। एक तो इवेपोरेशन होता है, दूसरा इनफिल्ट्रेशन होता है, और तीसरा उसका जो भाग जो रहता है वो रन ऑफ हो जाता है। तो जो पानी, बारिश का जो पानी जो रहता है उसमें जो सॉइल जो रहती है वो पानी को काफी अब्सॉर्ब करती है। जो अब्सॉर्ब करती है, या इसमें जो बहुत सारे फ्रैक्चर प्लेन्स रहते हैं या स्पेसेस रहते हैं, तो उससे पानी क्या होता है, धीरे धीरे नीचे जाता है, तो उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। एक पानी जो रहता है वो यहाँ आया और उसका धूप आई और वो क्या होगा, पानी ऊपर चला गया, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं। और तीसरा जो पानी जो रहता है वो अधिकता वाला पानी क्या होता है, वो स्लोप में बह के निकल जाता है, वो हो गया रन ऑफ वाटर।
तो पहला जो पानी जो है वो कौन सी कैटेगरी है, म्यूटेरिक वाटर की, जो कि ग्राउंड वाटर बनने के काम में आती है। दूसरा जो पानी रहता है उसको हम कोरेट वाटर बोलते हैं। कोरेट वाटर, और इसको कई बार फॉसिल वाटर भी बोल देते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जितना भी टूट फूट से जो मटेरियल आता है, वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस से जो मटेरियल आता है वो किसी डिपोजिशन बेसिन में जाके जमा हो जाता है। सो इसलिए आपकी जो डिपोजिशन बेसिन है वो समुद्र है, वहां वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो रॉक फॉर्मेशन के वो जो सेडिमेंट्स पहाड़ से और मैदान से आए थे वो वहां धीरे धीरे आके क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। जब वो यहाँ जमा होते हैं तो अपने साथ साथ वो पानी भी रहता है। तो जब चट्टान बनते रहती है, रॉक का फॉर्मेशन, जब किसी सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होते रहता है तो उसमें जो पानी जो रहता है वो किसका पार्ट हो गया, कोनेट वाटर का पार्ट हो गया। और कोनेट वाटर को भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को अपन सिंजेनेटिक बोलते हैं और दूसरा जो रहता है इपीजेनेटिक रहता है। सिंजेनेटिक कोरेट वाटर का मतलब ये रहता है कि वो पानी जो कि रॉक फॉर्मेशन की यानी चट्टान के बनने के समय साथ साथ रहता है उसको हम सिंजेनेटिक बोलते हैं, और चट्टान के बनने के बाद जब आता है तो उसको हम इपीजेनेटिक बोलते हैं। तो दूसरा जो ग्राउंड वाटर का पार्ट हो गया वो कौन सा हो गया, कोरेट वाटर हो गया। और कोरेट वाटर आपको कई बार हम देखते हैं कि जब हम पेट्रोलियम की जो फाइंडिंग्स होती हैं जिनको हम ऑयल ट्रैप्स बोलते हैं, तो वहाँ जो चीज़ नजर आती है वो एक नजर आती है जिसको हम यहाँ नेचुरल गैस रहती है, इस पोर्शन में पेट्रोलियम रहता है, और उसके नीचे जब भी जाते हैं तो वहां को ब्राइन या सॉल्ट वाटर ये हमको मिलता है। और ये सॉल्ट वाटर जो है, ये जो ब्राइन जो हमको मिल रहा है वो किसका एग्जांपल है, कोनेट वाटर या फॉसिल वाटर का वो एग्जांपल है। इसके अलावा जो तीसरा जो पानी जो मिलता है उसको हम कंडेंसेशनल वाटर बोलते हैं। और जो कंडेंसेशनल जो वाटर है और ये जो कंडेंसेशन जो वाटर रहता है, आपने देखा होगा कि जहां पर भी डेजर्ट्स रहते हैं, हॉट डेजर्ट्स रहते हैं, उन मरुस्थलों में वहां की जो जमीन है या सॉइल जो है वो काफी और उसके ऊपर का जो भाग है वहां की सॉइल है, और उस सॉइल के ऊपर का जो भाग जो रहता है वहां की जो गैस एटमॉस्फेरिक जो गैसेस रहती हैं वो क्या होती है, काफी गर्म हो जाती है। और सॉइल के बीच में क्या रहता है, जो हवा जो रहती है वो उतनी गर्म नहीं रहती है अपेक्षाकृत इसके। तो होता यह है कि जब रात होती है तो वहाँ टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो वहाँ जो मॉइस्चर जो रहता है वो मॉइस्चर वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर में भी डिफरेंस आ जाता है, तो मॉइस्चर सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में जाने के बाद वहाँ के जो पूरे स्पेसेस रहते हैं उसको वो ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर रात काफ़ी कम हो जाता है, तो मॉइस्चर यहाँ से यहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशनल वाटर बोलते हैं। जो ड्राई एरियाज रहते हैं, डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स रहते हैं, वहाँ कंडेंसेशनल वाटर जो रहता है कुछ मात्रा में मिलता है। तीसरा जो पानी, चौथा जो पानी जो रहता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल वाटर। ये जो जुवेनाइल वाटर रहता है ये पहले जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल रहती है ये उसका पार्ट नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि मैग्मा, जमीन के नीचे जो चीज मोल्टन स्टेट में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और मैग्मा में बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर और बहुत सारे वोलेटाइल मेटल्स रहते हैं,
और इसमें जो वाटर वेपर जो रहता है करीब करीब 80 से 90% जो रहता है वो पानी रहता है। जितने भी वोलेटाइल मैटर रहते हैं उसमें 80 से 90% जो रहता है क्या रहता है वो वाटर वेपर रहता है। तो ये जो मैग्मा का जो पानी जो रहता है वो भी कई बार आसपास की जो रॉक फॉर्मेशन जो रहती है उनमें वो मिक्स हो जाता है, चला जाता है। तो इसको हम जुवेनाइल वाटर की कैटेगरी में रखते हैं। या पहले हम जानते थे कि पृथ्वी में बहुत सारे मीटियोराइट्स और कोमेट्स टकराते रहते हैं। तो कोमेट्स के बारे में हमको मालूम है कि वो क्या रहता है, बर्फ का एक गोला ही है, उसमें डस्ट पार्टिकल और बर्फ है। तो वो जब पृथ्वी से जब टकराता है, जियोलॉजिकल पास्ट में तो कई बार वो टकराया है, तो उससे भी जो पानी जो रहता है वो अपने अर्थ के सिस्टम में आता है। तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, जुवेनाइल वाटर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद एक और पानी जो रहता है जिसको हम मिक्स्ड वाटर बोलते हैं। और जो मिक्स्ड वाटर रहता है वो कई तरीके की जो भी पानी के बारे में बताया उन सबका जो मिक्सचर जो रहता है उनमें से एक या दो या सबका, उसको हम मिक्स्ड वाटर बोलते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे जो हैं कौन से, मीटियोरिक वाटर, जुवेनाइल वाटर, कोनेट वाटर और मिक्स्ड वाटर, ये सारे के सारे जो पानी जो रहते हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर का पार्ट बनते हैं। अब ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी मात्रा में होगी, इसके लिए कुछ हमको जो सबसरफेस में जो रॉक्स मिल रही है या सॉइल मिल रही है उसकी प्रॉपर्टीज में भी हमको आना रहता है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक है पोरोसिटी और दूसरी है परमीबिलिटी। इसको बोलते हैं सरंध्रता और उसको बोलते हैं पारगम्यता। सरंध्रता पोरोसिटी का मतलब यह है कि किसी रॉक फॉर्मेशन में कितने पोर स्पेसेस हैं, कितना एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ रॉक में जितने पोर स्पेसेस रहते हैं उनको हम पोरोसिटी बोलते हैं। मैं छोटे से एग्जांपल से आपको उसको समझाना चाहूंगा कि यदि आप किसी पत्थर के टुकड़े को पानी में 3 दिन के लिए रख भिगोगे तो आप देखेंगे कि वो पत्थर के टुकड़े का भार बढ़ जाता है। यदि भार बढ़ जाता है इसका मतलब ये है कि उसके पोर स्पेसेस में पानी आ गया, जिसमें काफी कम उसका वेट बढ़ रहा है। हम दो तरह से वेट लेते हैं, पहले वो ड्राई स्टेट में हम उसका वेट ले लेंगे और 3 दिन तक हम पानी में उसको भिगा के रख देंगे, उसका यदि वेट बढ़ जाता है तो उसमें उतने परसेंटेज का कितना है पोर स्पेसेस है, और जिसमें काफी कम बढ़ रहा है, बहुत सारे जो ग्रेनाइट हो गए या नीसेस हो गई उनमें पानी काफी कम एब्जॉर्ब हो पाता है, उसमें पोर स्पेसेस बहुत कम रहते हैं। तो वहां हम देखेंगे कि उस चट्टान का जो भार है वो 3 दिन पानी में डुबा रखने के बाद भी कोई खास बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से पोरस जो रॉक्स रहती हैं उनके बीच में जो इंटरग्रेनुलर स्पेसेस रहते हैं, उनमें जो ग्रेन्स, चट्टान के बीच में जो ग्रेन्स रहते हैं उसमें पानी जो स्पेसेस रहते हैं, इंटरग्रेनुलर स्पेसेस जो रहते हैं उनको जो क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। तो कितने परसेंट का उसमें इंटरग्रेनुलर स्पेसेस है वो क्या हो गया, पोरोसिटी का पार्ट हो गया। अब जो परमिबिलिटी जो रहती है उसमें होता ही है कि वो जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें बनने वाले पोर स्पेसेस जो हैं वो आपस में कितना इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी मीडियम कितनी मात्रा में पानी को ट्रांसमिट कर रहा है, अपने से जाने दे रहा है, वो किसका पार्ट हो जाता है, परमिबिलिटी का पार्ट हो जाता है। तो किसी भी रॉक फॉर्मेशन से कितना पानी निकाल सकते हैं वो क्या हो गया, या उससे पास ऑन हो सकता है, वो परमिबिलिटी का पार्ट हो गया। कोई रॉक पोरस हो सकती है लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो परमिबल भी है। जैसे मैं ये चौक का जो टुकड़ा है उसको मैं पानी में भिगा दूंगा, अभी मैं आपको भिगाता हूं। इसको जब मैंने पानी में भिगाया है तो इसमें पानी के भिगाने के बाद इसमें पानी गिर नहीं रहा है, टप टप गिर नहीं रहा है।
ठीक है। लेकिन यदि मैं रेत ले लूँ अपने हाथ में और उसमें भी मैं पानी डाल दूँ तो पानी, रेत से पानी क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा। ये पोरस है, चॉक स्टिक जो है वो क्या है, पोरस है, लेकिन वो परमेबल नहीं है। जबकि रेत जो मैंने रखा है हाथ में, यदि मैं रेत रखूंगा उससे पानी नहीं टपकता है, तो वो क्या है, वो पोरस के साथ साथ भी क्या है, परमेबल है। कहने का मतलब कोई रॉक जो है या कोई मीडियम जो है वो पोरस जरूर हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो क्या है, परमेबल भी रहे। लेकिन किसी भी परमेबल चीज का पोरस होना जरूरी है, तो ये अपन को समझना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी रॉक्स रहती हैं जैसे कि मड, क्ले, ये सब पोरस है लेकिन ये परमेबल नहीं है, इनसे पानी आप नहीं निकाल सकते। और बहुत सारे जो सैंडस्टोन होते हैं या लाइमस्टोन होता है, ये कई बार पोरस के साथ साथ क्या होते हैं, परमेबल भी होते हैं। रॉक फॉर्मेशंस की पोरोसिटी और परमेबिलिटी के हिसाब से इसको, इन प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको एक्यूफर, एक्यूफ्लूड, एक्यूफ्यूज, एक्यूटार्ड इसमें रखा गया है। ऐसी रॉक फॉर्मेशंस जो कि सफिशिएंटली पोरस और परमेबल रहती हैं और उसमें आप पानी को आसानी से निकाल सकते हैं और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी पानी रहती है, पानी रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूफर। एक्यूफर ऐसी रॉक फॉर्मेशंस हैं जो कि सफिशिएंटली पोरस और परमेबल रहती हैं और उनसे हम सफिशिएंट क्वांटिटी का पानी निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूफर। जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कांग्लोमरेट, इनको हम एक्यूफर की कैटेगरी में हम अभी रख देते हैं। एक जो रॉक फॉर्मेशन रहता है उसको एक्वीफ्यूज बोलते हैं। एक्वीफ्यूज वो रॉक फॉर्मेशंस हैं जिसमें न तो पोरोसिटी होती है न परमेबिलिटी होती है, उसमें न तो सरलता होती है न पारगम्यता होती है और उसमें न पानी एब्जॉर्ब हो सकता है न पानी उसे निकाल सकते हैं। जैसे सॉलिड ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नीसेस, क्वार्टजाइट, ये सब को हम एक्वीफ्यूज की कैटेगरी में रख देते हैं जब ये अनवेदर्ड रहते हैं और इसमें किसी भी तरह का फ्रैक्चर, जॉइंट पॉइंट नहीं रहता है। एक जो रॉक फॉर्मेशन रहती है जिसको अपन एक्वीटार्ड बोलते हैं। एक्वीटार्ड ऐसी रॉक फॉर्मेशन है जो पोरस और परमेबल तो रहती है, सफिशिएंटली पोरस और परमेबल नहीं रहती, उससे पानी थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप वैसा पानी नहीं निकाल सकते जैसे कि आप एक्वीफर से निकाल पाते। तो ये पार्शियली पोरस और पार्शियली परमेबल रहे तो वैसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, एक्वीटार्ड बोलते हैं। जैसे कि सैंडी क्ले, क्लेई सैंड, ये सब जो है रॉक फॉर्मेशन को हम किस में रख देंगे, एक्वीटार्ड में रख देंगे। और एक जो रहता है एक्वीफ्लूड बोलते हैं। एक्वीफ्लूड ऐसे रॉक फॉर्मेशन है जो पोरस तो हैं लेकिन परमेबल नहीं है, जैसे कि मडस्टोन, कई बार शेल, ये पोरस तो है लेकिन क्या है, परमेबल नहीं है। तो इनमें पानी तो है लेकिन वो जो पानी है वो आप उसको निकाल नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वी